लियाकत अली खान दौर हुकूमत 15 अगस्त 1947 تا 16 अक्टूबर 1951 जमात मुस्लिम लीग पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कैद मिलत कहलाए। क़याम पाकिस्तान के बाद नई रियासत का इंतज़ाम संभाला। हुकूमत का दारुल हुकूमत कराची मुकर्रर किया गया। खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर अमरीका के दौरे से रखी गई। दस्तूर साज असम्बली की तश्कील कानून साजी का अमल शुरू किया। 1949 में तरीखी करारदार मकासद पेश की जो आइंदा ऐन का नज़रियाती ढांचा बनी। कश्मीर के मसले पर भारत के साथ सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया। पनाह गुनज़ीनों के मसाइल हल करने के लिए मुहाजिरीन की आबादकारी पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। रियासती बैंकारी और मईशत की इब्तदाई पॉलिसियों का इजरा किया। पहली बार बजट और हुकूमती मालियाती निज़ाम मुतारफ़ कराया गया। सिविल और मिलिट्री सर्विसेज का ढांचा तश्कील दिया। तलीम, सियाहत और मवासलात के शोबे में इब्तदाई इस्लाहात की गई। 1951 में रावलपिंडी में एक जलसे के दौरान कातलाना हमले में शहीद कर दिए गए। ख्वाजा नाज़मुद्दीन दौर हुकूमत 17 अक्टूबर 1951 تا 17 अप्रैल 1953 जमात मुस्लिम लीग लियाकत अली खान की शहादत के बाद इन्हें वज़ीर आज़म नामज़द किया गया। इससे कबल वो पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल भी रह चुके थे। इनका ताल्लुक़ ढाका मशरक़ी पाकिस्तान से था और वो आला तलीम याफ्ता थे। पंजाब में कादियानी मसले पर मजहबी फसादात भड़क उठे। लाहौर में 1953 में शदीद अवामी एहतजाज हुआ जिस पर मार्शल लॉ नाफिज किया गया। इन फसादात की तहकीकात के लिए मुनीर इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। इन्हें वज़ीर ख़जाना गुलाम मोहम्मद जो इस वक्त गवर्नर जनरल थे ने बरतरफ कर दिया। ये पहला मौका था कि गवर्नर जनरल ने वज़ीर आज़म को बरतरफ किया और इनकी बरतरफी के बाद मुल्क में गवर्नर जनरल के इख्तियारात पर सवाल उठने लगे। मोहम्मद अली बोगरा दौर हुकूमत 17 अप्रैल 1953 تا 12 अगस्त 1955 जमात मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली बोगरा बगाल से तल्लक रखने वाले मुमताज़ सियासतदान पाकिस्तान के अमरीका में सफ़ीर थे। इन्हें गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन की बरतरफी के बाद वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। इनका तकर्रुर गैर मुंतखब और गैर रवायती तरीके से हुआ जिस पर अपोजिशन ने तनकीद की। इन्होंने बोगरा फार्मूला पेश किया जिसका मकसद मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में ताकत का तवाज़ुन कायम करना था। बोगरा फार्मूला के मुताबिक 1-2 ईवानी मुकन्नना 2 चैम्बर पार्लिमान कायम होनी चाहिए। मशरक़ी पाकिस्तान को आबादी के लिहाज से बरतरी दी गई जबकि मगरबी पाकिस्तान को सूबाई नुमाइंदगी में बराबरी दी गई। इनके दौर में ऐन साजी की कोशिशें तेज़ हुई लेकिन अमल मुकम्मल कामयाबी ना हासिल हो सकी। मोहम्मद अली बोगरा ने अमरीका के साथ दिफाई और इक़्तिसादी तल्लकात को मजबूत करने की कोशिश की। इनके दौर में सीटो और सेंटो जैसे बैनुल-अक़वामी मुआहदों में पाकिस्तान की शमूलियत की राह हमवार हुई। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असम्बली को तोड़ने की कोशिश की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नज़रिया ज़रूरत के तहत जायज़ करार दिया। मोहम्मद अली बोगरा को इस अदालती फ़ैसले के बाद बेइख्तियार कर दिया गया। वो बाद अज़ा सफारती खिदमात की तरफ वापस चले गए और पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर काम करते रहे। मोहम्मद अली चौधरी दौर हुकूमत 12 अगस्त 1955 تا 12 सितंबर 1956 जमात मुस्लिम लीग। चौधरी मोहम्मद अली एक मेयर ब्यूरोक्रेट थे जो क़याम पाकिस्तान के बाद मालियाती अमूर में आला खिदमात सर अंजाम दे चुके थे। इन्हें एक गैर मुतनाज़िया और काबिल एतमाद शख्सियत समझा जाता था इसलिए इन्हें वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। इनके दौर हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी 1956 का ऐन था और ऐन 1956 में पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान करार दिया गया। पार्लिमानी निज़ाम नाफिज किया गया। पहली बार सदर और वज़ीर आज़म के ओहदों की वाज़िया तफरीक की गई। इनके दौर में 1 यूनिट स्कीम नाफिज की गई जिसके तहत मगरबी पाकिस्तान के तमाम सूबे क़यादत में निज़ाम किए गए और इस फैसले पर मशरक़ी पाकिस्तान में शदीद रद्द अमल आया जहाँ इसे ताकत का गैर मुनसफ़ाना इर्तकाज़ करार दिया गया। इन्होंने कौमी ज़बान के तौर पर उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी तस्लीम किया। मालियाती शोबे में भी इन्होंने इस्लाहात मुतारफ़ करवाई और बजट में किफ़ायत शारी पर जोर दिया। इनके दौर में इंतज़ामी सियासी इदारों को तक़वियत देने की कोशिश की गई और इनके खिलाफ अपोजिशन पार्टी के अंदरूनी अनासर ने सियासी दबाव बढ़ाया। आखिरकार इन्होंने ज़ाती वजूहात और सियासी अख्तलाफात के बहस इस्तीफ़ा दे दिया। हुसैन शहीद सहरवर्दी दौर हुकूमत 12 सितंबर 1956 تا 17 अक्टूबर 1957 जमात अवामी मुस्लिम लीग। हुसैन शहीद सहरवर्दी का ताल्लुक़ मशरक़ी पाकिस्तान ढाका से था और वो नहायत ज़हीन अवामी और नज़रियाती रहनुमा थे। वो क़याम पाकिस्तान से कबल भी बंगाली वज़ीर आला रहे और सियासी बसीरत के मालिक थे। वज़ीर आज़म बनने से कबल इन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी मुस्लिम लीग को मजबूत बुनियाद फराहम की। इनका इंतखाब मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान एतमाद बहाल करने की कोशिश के तौर पर किया गया। इन्होंने अमेरिका के साथ दिफाई तल्लकात को मुस्तहकम किया और सीटो और सेंटो जैसे मुआहदों की मुकम्मल हिमायत की। इनके दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अमेरिका की तरफ झुकाव वाज़िया हो गया जिस पर कई हलकों ने तनकीद की। इन्होंने मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में मौसर आवाज़ बुलंद की।
ان کے دور میں غربت اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے بجٹ میں اصلاحات لانے کی کوشش کی گئی، توانائی اور صنعت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی، مگر سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے۔ فوج اور صدر کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوتے گئے، خاص طور پر اس وقت کے صدر سکندر مرزا سے اختیارات کی جنگ اور سیاسی مداخلت کے باعث انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ بعد ازاں ایوب خان کے مارشل دور میں انہیں گرفتار کیا گیا اور جلا وطنی پر مجبور کیا گیا۔ چندی گڑھ دور حکومت 17 اکتوبر 1957 تا 11 دسمبر 1957۔ جماعت مسلم لیگ، پورا نام ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ تھا۔ وہ کراچی سے تعلق رکھنے والے ممتاز سیاستدان اور ماہر قانون تھے۔ مختلف وزارتوں میں اہم ذمہ داریاں نبھا چکے تھے، خصوصاً بطور وزیر تجارت اور وزیر خزانہ۔ وہ وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے استعفے کے بعد متفقہ طور پر وزیر اعظم منتخب کیے گئے اور ان کا دور انتہائی مختصر تقریباً 2 ماہ تھا، جس میں وہ بڑے اصلاحاتی منصوبے شروع نہ کر سکے۔ ان کے دور میں سیاسی انتشار اپنے عروج پر تھا، حکومت میں شامل جماعت ایک دوسرے پر عدم اعتماد کا شکار تھی۔ انہوں نے عینی اداروں کی بالادستی اور جمہوریت کے تسلسل پر زور دیا۔ ان کا شمار ان چند سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو دیانت، سادگی، اصول پسندی کی علامت تھے۔ انہیں مسلم لیگ اور ریپبلکن پارٹی کے درمیان اختلافات کی وجہ سے شدید دباؤ کا سامنا رہا۔ سکندر مرزا نے ان کی حکومت پر اعتماد کھو دیا اور انہیں مستعفی ہونے پر مجبور کیا۔ انہوں نے کسی غیر آئینی اقدام کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے خود استعفیٰ دے دیا۔ ان کی برطرفی کے بعد گورنر جنرلزم مزید طاقتور ہو گیا اور جمہوریت مزید کمزور ہو گئی۔ ان کے بعد فیروز خان نون کو وزیر اعظم بنایا گیا، جو صدر کے قریب تصور کیے جاتے تھے۔ ان کے نام پر کراچی میں واقع مشہور چندی گڑھ روڈ رکھا گیا، جو پاکستان کا معاشی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ فیروز خان نون 1957 تا 1958 دور حکومت جماعت ریپبلکن پارٹی۔ فیروز خان نون ایک تجربہ کار، تعلیم یافتہ اور سینئر سیاستدان تھے۔ انہوں نے قیام پاکستان سے قبل انگریز حکومت میں بھی خدمات انجام دی۔ وہ پاکستان کے ان چند وزرائے اعظم میں شامل ہیں جو پنجاب کے جگیردار طبقے کی نمائندگی کرتے تھے۔ انہوں نے وزیر خارجہ، وزیر دفاع، سفیر کے طور پر بھی کام کیا اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا وقار بڑھایا گیا۔ ان کے دور حکومت کی سب سے اہم کامیابی گوادر پاکستان میں شامل ہونا تھا، جو اس وقت سلطنت عمان کے قبضے میں تھا۔ گوادر کی خریداری $3 ملین میں ہوئی اور اسے پاکستان کا اسٹریٹجک سیاحی سیلی علاقہ قرار دیا گیا۔ انہوں نے خارجہ پالیسی میں امریکہ اور برطانیہ سے قریبی تعلقات برقرار رکھے، ساتھ ہی پاکستان کو زیادہ خود مختار بنانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے سیکیورٹی، تعلیم اور صحت کے شعبے میں اصلاحات کا آغاز کیا، لیکن ان کا دور مختصر ہونے کی وجہ سے منصوبے مکمل نہ ہو سکے۔ مرزا صدر پاکستان کے ساتھ اختلافات نے بحران کو جنم دیا۔ 7 اکتوبر 1958 کو صدر سکندر مرزا نے عین معطل کر کے مارشل لا نافذ کیا۔ فیروز خان نون کی حکومت برطرف کر دی گئی۔ اس اقدام کے نتیجے میں پاکستان میں جمہوری دور معطل ہوا اور فوجی حکومت کا آغاز ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو دور حکومت 14 اگست 1973 تا 5 جولائی 1977۔ جماعت پاکستان پیپل پارٹی۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، جنہیں 1973 کے عین کے تحت مکمل جمہوری طریقے سے وزیر اعظم بنایا گیا۔ انہوں نے پاکستان کا نیا عین متعارف کروایا، جس میں پاکستان کو پارلیمانی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس OIC 1974 میں لاہور میں منعقد کروائی، جس میں مسلم لیگ کے سربراہان نے شرکت کی۔ اس کے دور میں احمدی قادیانی فرقے کو عینی طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا۔ انہوں نے بڑی صنعتوں، بینکوں اور اداروں کو قومیانے کی پالیسی اپنائی گئی۔ تعلیم، صحت اور زراعت کے شعبے میں اصلاحات کی کوششیں کی گئیں۔ انہوں نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، جس کے تحت پاکستان کو جوہری طاقت بنانے کا عمل شروع ہوا۔ پاکستان بھارت سے شملہ معاہدہ 1972 انہی کی قیادت میں ہوا، جس کے تحت جنگی قیدیوں کی رہائی، کشمیر پر بات چیت کا وعدہ کیا گیا۔ انہوں نے مزدوروں، کسانوں، طلباء کے حقوق کی آواز بلند کی، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا۔ اندرونی ملک اپوزیشن سے کشیدگی اور احتجاج کا سامنا رہا، خاص طور پر 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کیا اور بھٹو حکومت برطرف کر دی گئی۔ بعد ازاں ان پر قتل کے مقدمے، گرفتاری اور پھانسی کی سزا دی گئی۔ محمد خان جنیجو دور حکومت 24 مارچ 1985 تا 29 مئی 1988۔ جماعت پاکستان مسلم لیگ۔ محمد خان جنیجو کو جنرل ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات کے بعد وزیر اعظم نامزد کیا۔ وہ سندھ کے ضلع سانگڑ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک شریف و نفس، سادہ مزاج جگیردار سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی جمہوری اداروں کو فعال بنانے میں اور پارلیمان کو بااختیار بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مارشل لا کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے آواز بلند کی، جو جنرل ضیاء کو پسند نہ آئی۔ افغان پالیسی پر انہوں نے امریکہ اور ISI کی خود مختاری کو چیلنج کیا اور سویلین کنٹرول کی کوشش کی۔
1988 में इन्होंने जनेवा मुआहदा किया, जिसके तहत सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान से इनखला पर आमादगी ज़ाहिर की। इन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ इक़दामात किए और एहतसाब को अवलीन तरजीह दी। इनके दौर में प्रेस पर कुछ आज़ादी दी गई, इज़हार राय को महदूद तौर पर तस्लीम किया गया। इन्होंने ज़िया हुकूमत के दबाव के बावजूद इस्लामी कानून साजी को एतदाल पर रखने की कोशिश की। ज़राअत, सियाहत और तलीम के शोबे में कई फलाही स्कीमें शुरू की, ख़ासतौर पर पॉपुलेशन कंट्रोल, लिटरेसी मुहिम, फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी, सिविलियन बालादस्ती की कोशिश ने फ़ौजी क़यादत को निराज़ किया। जनरल ज़ियाउल हक ने 29 मई 1988 को अचानक इनकी हुकूमत बरतरफ कर दी और असम्बली तोड़ी। बेनज़ीर भुट्टो, दौर हुकूमत 2 दिसंबर 1988 तक 6 अगस्त 1990। जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद सियासी क़यादत संभाली और 1988 के इंतख़ाबात में कामयाबी हासिल की। वो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी, जिस पर आलमी सतह पर इनकी पज़ीराई हुई। नौजवानों को रोज़गार देने के लिए पीपल्स प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे मनसूबे मुतारिफ़ करवाए। ख़वातीन के हकूक़, तलीम, सियत के लिए मुतअद्दिद इस्लाहात की कोशिशें की गई। बिलखसूस ख़वातीन पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में आया। सिविलियन हुकूमत होने के बावजूद फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से कशीदगी बरकरार रही, ख़ुसूसन सदर ग़ुलाम इसाक़ खान के साथ इन पर बदउद्वानी, अकरबा परवरी और नाक़िस तर्ज़ हुक्मरानी के इल्ज़ामात लगे, जिनकी बुनियाद पर इनकी मकबूलियत को धचका पहुँचा। इनके शोहर आसिफ अली ज़रदारी पर करप्शन के इल्ज़ामात मीडिया में गर्दिश करते रहे, जिसे हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने खूब इस्तेमाल किया। अफ़गान पुलिस और ख़ारजा अमूर में वो मुकम्मल आज़ादी हासिल न कर सकीं। अक्सर फ़ौजी इदारों की पुलिसियों पर इंसार किया। बिजली, पानी और बुनियादी सहूलियात की कामयाबी पर अवामी दबाव में इजाफ़ा हुआ। अदली और ब्यूरोक्रेसी में इख्तियारात की जंग जारी रही, जिससे निज़ाम हुकूमत मुतासिर हुआ। सदर ग़ुलाम इसाक़ खान ने इनके आर्टिकल 58(2)B के तहत 1990 में इनकी हुकूमत बरतरफ कर दी। बेनज़ीर ने फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, मगर फ़ैसला बहाल रहा और इक़्तिदार से बैर हो गई। नवाज शरीफ, दौर हुकूमत 6 नवंबर 1990 से 18 जुलाई 1993। जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला रहने के बाद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। इन्होंने मुआशी तरक्की और निजकारी प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को फ़रोग़ दिया। कई सरकारी इदारे निजी शोबे को दिए गए। सनती तरक्की, टेक्सटाइल, टेलीकम्युनिकेशन और बैंकारी के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाई गई। पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुआशर बनाने के लिए सरमायाकार दोस्त पॉलिसियाँ अपनाई। कराची में अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल पर इन्होंने फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया, जिसे सियासी तनकीद का सामना रहा। इन्होंने मोटरवे मनसूबे का आगाज़ किया, जिसे पाकिस्तान में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद समझा जाता है। इनके दौर में महंगाई और बेरोज़गारी पर अवामी तफ्तीश में इजाफ़ा हुआ। इन्होंने नौजवानों के लिए कर्ज़ स्कीम शुरू की ताकि वो अपना रोज़गार शुरू कर सके। इनके सदर ग़ुलाम इसाक़ खान के साथ तल्लुकात बिगड़ गए, जिसकी वजह से इक़्तिदार में कशमकश शुरू हुई। 1993 में इन दोनों के दरमियान ताकत की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसे फ़ौज ने मुदाखलत करके ख़त्म कराया। फ़ौज के दबाव पर नवाज शरीफ और सदर ग़ुलाम इसाक़ खान दोनों को इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस वाक़े ने मुल्क में जमहूरी इदारों की कमज़ोरी और फ़ौजी असर रसूख को वाज़िया किया और इनका पहला दौर कारोबारी तबके में मकबूल रहा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से महाजराई इनकी हुकूमत के लिए नुकसानदा साबित हुई। बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत 19 अक्टूबर 1993 था 5 नवंबर 1996। जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी। बेनज़ीर भुट्टो ने सदर ग़ुलाम इसाक़ खान, नवाज शरीफ के मुस्तफ़ी होने के बाद दूसरी बार वज़ारत उज़्मा संभाली। इस बार सदर फ़रूख़ खान लगारी इनके इत्तेहादी थे और इन्हें निस्बतन ज़्यादा इस्तेकाम हासिल था। इन्होंने अवामी फलाही प्रोग्रामों का ऐलान किया, जिसमें सियाहत, तलीम, ख़वातीन की खुद मुख्तारी पर ज़ोर दिया गया। इनके दौर में ख़वातीन पुलिस स्टेशन और रेडी हेल्थ वर्कर्स पर प्रोग्राम को वुसअत दी गई। तवानाई के शोबे में IPP की पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई, जिसका मकसद लोड शेडिंग ख़त्म करना था और इन पर इनके शोहर आसिफ अली ज़रदारी पर करप्शन कमीशन, अकरबा परवरी के इल्ज़ामात लगे। मुल्क में दहशतगर्दी और लाकानूनियत ख़ुसूसन कराची में बहुत बढ़ गई। फ़ौज और खुफिया इदारे इनकी पॉलिसियों से मुतमिन न थे और इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात फिर से जन्म लेने लगे। 1996 में सदर फ़रूख़ खान लगारी ने ऐन इख्तियार के तहत इनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया, हालांकि वो खुद इनकी पार्टी से थे। इनकी बरतरफी को एक बार फिर करप्शन और गवर्नर्स की नाकामी और सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल से जोड़ा गया। बेनज़ीर भुट्टो ने इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और कहा कि इन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इनका दूसरा तरक्याती मनसूबों का आगाज़ लेकिन नाक़िस गवर्नेंस और कशमकश के बहस मुख्तसर और मुतनाज़िया रहा। नवाज शरीफ दूसरा दौर 17 फरवरी 1997
تب 12 اکتوبر 1999 جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز 1997 میں نواز شریف کی جماعت کو تاریخی کامیابی ملی اور 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ انہوں نے عین میں 13ویں اور 14ویں ترمیم کی، جس کے تحت صدر سے اسمبلی توڑنے کے اختیارات واپس لیے گئے۔ انہوں نے عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ لی اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو برطرف کرنے کی کوشش کی، جس سے شدید عینی بحران پیدا ہوا۔ ان کے حامیوں نے سپریم کورٹ پر چڑھائی بھی کی، جسے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا گیا۔ نواز شریف نے معاشی اصلاحات کی اور نجکاری کو دوبارہ تیز کیا، خصوصاً بینکاری اور توانائی کے شعبے میں۔ اس دوران مئی 1998 میں بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے چاگی میں 6 ایٹمی دھماکے کیے۔ ایٹمی تجربات کے بعد پاکستان پر عالمی پابندیاں لگیں، جس سے معیشت کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے قرض اتارو ملک سنوارو مہم کا آغاز کیا تاکہ عوام کی مدد سے قرض ادا کیے جا سکیں۔ 1999 میں کارگل جنگ شروع ہوئی، جسے فوجی قیادت نے 12 سے خفیہ رکھا تھا۔ جب امریکہ کی مداخلت سے پسپائی ہوئی تو حکومت اور فوج کے تعلقات شدید خراب ہو گئے۔ نواز شریف نے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی اور لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف مقرر کیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ انہیں گرفتار کیا گیا اور بعد ازاں سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا۔ میر ظفر اللہ خان جمالی، دور حکومت 21 نومبر 2002 تا 26 جون 2004۔ جماعت پاکستان مسلم لیگ قواف۔ میر ظفر اللہ خان جمالی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پہلے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے فوجی آمر جنرل پرویز مشرف کے تحت حکومت سنبھالی۔ 2002 کے عام انتخابات کے بعد مسلم لیگ قواف نے حکومت بنائی اور جمالی کو اتفاق رائے سے وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ ان کے دور میں 17ویں عینی ترمیم منظور کی گئی، جس کے ذریعے مشرف کے صدارتی اختیارات کو عینی تحفظ ملا۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو بحال رکھنے اور جمہوری طریقے سے حکومت چلانے کی کوشش کی، تاہم تمام فیصلے مجھ سے ہوتے تھے۔ بھارت کے ساتھ امن مذاکرات کی ابتدا انہی کے دور میں ہوئی اور دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ سفارت کاری بھی ہوئی۔ انہوں نے بلوچستان کے مسائل کو اجاگر کرنے اور دفاع اور وفاق میں نمائندگی دینے کی کوشش کی، لیکن مؤثر نتائج حاصل نہ کر سکے۔ ان کے دور میں اقتصادی صورتحال میں کچھ بہتری آئی، خصوصاً غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف جلا وطن تھے اور ان کی جماعتوں کے خلاف سخت سیاسی موقف رکھا گیا۔ اندرونی طور پر مشرف حکومت ان سے مطمئن نہ تھی، کیونکہ وہ زیادہ فعال کردار ادا نہیں کر سکے۔ 2004 میں انہیں مجبوراً استعفیٰ دینا پڑا اور شوکت عزیز کو ان کا جانشین بنایا گیا۔ میر ظفر اللہ خان جمالی کا دور ایک عبوری غیر طاقتور سیاسی لحاظ سے اہم دور سمجھا جاتا ہے، جس میں فوجی حکومت نے جمہوریت کی شکل دینے کی کوشش کی۔ شوکت عزیز دور حکومت 28 اگست 2004 تا 15 نومبر 2007۔ جماعت پاکستان مسلم لیگ قواف۔ شوکت عزیز پیشہ ور بینکر تھے، سٹی بینک جیسے بین الاقوامی مالیاتی ادارے میں خدمات انجام دے چکے تھے۔ وہ پہلے وزیر خزانہ رہے اور معیشت کی بہتری کی وجہ سے مشرف کے اعتماد کا مرکز بنے۔ انہیں 2004 میں وزیر اعظم بنایا گیا اور وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے منتخب ہو کر وزارت عظمیٰ سنبھالی۔ ان کے دور میں پاکستان کی معیشت نے بلند ترقی کی شرح دیکھی اور GDP 7% تک جا پہنچی۔ بینکنگ، ٹیلی کام، کنسٹرکشن سیکٹر میں زبردست ترقی ہوئی۔ فون موبی لنک اور ٹیلی نار کا عروج انہی کے دور میں ہوا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 12,000 سے بھی اوپر گیا۔ شوکت عزیز نے ویژن 2030 پیش کیا، جس کا مقصد پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لانا تھا۔ معاشی ترقی کے باوجود مہنگائی، بے روزگاری، امیر و غریب کا فرق بڑھتا گیا۔ بلوچستان اور فاٹا میں شورش میں اضافہ ہوا، خصوصاً اکبر بگٹی کی ہلاکت سے حالات کشیدہ ہوئے۔ تعلیم، صحت اور بنیادی ڈھانچے پر حکومت کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے دور میں آزاد عدلیہ کی تحریک نے زور پکڑا۔ خصوصاً 2007 میں چیف جسٹس افتخار چودھری کی برطرفی کے بعد میڈیا کو بظاہر آزادی دی گئی، مگر بحرانوں کے وقت شدید سینسرشپ بھی دیکھنے میں آئی۔ ان کی حکومت کا خاتمہ 2007 میں اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر ہوا اور وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے مدت پوری کی۔ یوسر رضا گیلانی 2008 25 مارچ 2008 تا 19 جون 2012۔ جماعت پاکستان پیپل پارٹی۔ یوسر رضا گیلانی 2008 کے عام انتخابات کے بعد مشرف کے استعفے اور بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد تناظر میں وزیر اعظم بنے۔ جلد ہی وزیر اعظم کی جماعت اتحادی حکومت سے علیحدہ ہو گئی اور حکومت کو سیاسی دباؤ کا سامنا ہوا۔
इन्होंने 2009 में अदलिया बहाली तहरीक के नतीजे में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल किया। 2010 में 18वीं यानी तरमीम मंजूर हुई, जिसके ज़रिए सूबों को खुद मुख्तारी दी गई, सदर के इख्तियारात कम हुए और इसके दौर में सैलाब 2010 ने मुल्क को बुरी तरह मुतासर किया। लाखों अफराद बेघर हुए, मईशत सुस्त रवि का शिकार रही और लोड शेडिंग, महंगाई, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। दहशत गर्दी के वाक़यात खसूसन लाल मस्जिद, सवात ऑपरेशन एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की हलाकत अहम वाक़यात बने। अमेरिका के साथ तल्लुकात में कशीदगी बढ़ी, ख़ास तौर पर रहमत डेविस के सलालक हमले के बाद। नैब केसेस और MRO के तनाज़र में सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म से सदर जरदारी के ख़िलाफ़ ख़त लिखने का मुतालबा किया। इनकार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में इन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकब करार देकर नाअहल करार दे दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी का दौर जमहूरियत की मजबूती, ऐनी इस्लाहात और अदलिया पार्लिमान के तल्लुकात के तनाज़र में अहम मगर तनकीद ज़दा रहा। राजा परवेज़ अशरफ 22 जून 2012 ta 24 मार्च 2013। जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के बाद राजा परवेज़ अशरफ को वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया, जो इससे पहले वज़ीर पानी बिजली रह चुके थे। इनकी तकरीरी मुतनाज़िया थी क्योंकि वो पहले ही रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स में बदउनवानी के मुकदमात में नामज़द थे। इन्होंने मुल्क में बिजली के बहरान को ख़त्म करने का वादा किया, लेकिन लोड शेडिंग में मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक सदर जरदारी के ख़िलाफ़ ख़त लिखने में पेश से काम लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इनके ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत के नोट्स जारी किए। इनके दौर में कौमी असम्बली ने अपनी ऐनी मुद्दत मुकम्मल की, जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ। 2013 के आम इंतखाबात की तैयारी इनके दौर में शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाने की कोशिश की गई। इन्होंने बलूचिस्तान में गवर्नर राज नाफिज किया, जहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब हुई। इनका दौर कमज़ोर हुक्मरानी, शदीद महंगाई, बेरोज़गारी, बदअतमादी का आगाज़ रहा। इन पर उनकी कबीना पर बदउनवानी और नाकिस गवर्नेंस की संगीन इल्ज़ामात लगते रहे। इनकी हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारों से कर्ज़े भी लिए। अवामी फलाह पर असर काम रहा और वो एक अबूरी नौइयत के वज़ीर आज़म समझे जाते थे और इनका असल मकसद असम्बली की मुद्दत पूरा करवाना था। नवाज शरीफ तीसरा दौर 5 जून 2013 ta 28 जुलाई 2017। जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 2013 में मुस्लिम लीग नून ने अक्सरियत हासिल की और नवाज शरीफ ने तीसरी बार वज़ारत उज़्मा संभाली। इन्होंने मोटरवे, मेट्रो, बस और इंफ्रास्ट्रक्चर के कई बड़े मंसूबे शुरू किए। पाकिस्तान ने चीन के साथ CPEC चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का आगाज़ किया। इनके दौर में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ज़रब अज़ब ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसकी क़यादत फ़ौज ने की, और नेशनल एक्शन प्लान नैब के ज़रिए दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कौमी इत्तफ़ाक़ राय तश्कील दिया गया। कराची में रेंजर ऑपरेशन के ज़रिए अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई। इन्होंने मईशत में इस्तेकाम लाने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी तरक्याती मनसूबे इस्लाहात पर जोर दिया। तवानाई के कई मनसूबे मुकम्मल किए गए, जिनमें बिजली घरों, NLG टर्मिनल्स और शमसी मनसूबे शामिल थे। इनके दौर में आज़ादी मार्च 2014 और धरना सियासत ने हुकूमत पर दबाव डाला, ख़ास तौर पर इमरान खान और तैरुल कादरी के मुनाजरे। 2016 में पनामा पेपर लीक्स सामने आया और स्कैंडल में नवाज शरीफ ख़ानदान के ऑफशोर असासे मंजर-ए-आम पर आए। सुप्रीम कोर्ट ने GIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी, जिसके बाद नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया। अदालत ने आर्टिकल 1F62 के तहत सादिक अमीन न होने की बुनियाद पर वज़ारत उज़्मा से हटा दिया। नवाज शरीफ का तीसरा दौर तरक्याती दौर मुआशी इस्तेकाम और सियासी तनाज़ात का मुरकब था, जो पनामा केस पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। शाहिद खकान अब्बासी दौर हुकूमत 1 अगस्त 2017 ta 31 मई 2018। जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के नाअहली के बाद शाहिद खकान अब्बासी को वज़ीर आज़म अबूरी तौर पर नामज़द किया गया, लेकिन इन्होंने पूरा दौर मुकम्मल किया। वो नवाज शरीफ के करीबी साथी और साबिक वज़ीर पेट्रोलियम थे, जिन्हें पार्टी और पार्लियामेंट का भरपूर एतमाद हासिल हुआ। इनके दौर में LNG मुआदे गैस दरामदी पॉलिसी को वसअत मिली, जिससे तवानाई की फराहमी बेहतर हुई। इन्होंने नीलम झेलम प्रोजेक्ट मुकम्मल करवाया, जिससे कई सालों से तख़ीर का सामना था। शायद खकान अब्बासी ने तलीम सियात टेक्नोलॉजी के शोबे में इस्लाहात की बात की, मगर कलील और मुद्दत के बहस ज़्यादा कुछ ना हो सका। इनके दौर में अदली और फ़ौज के साथ कशीदगी काम रही। हुकूमत ने तसादम के बजाय नरमी की पॉलिसी अपनाई। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को दोबारा शामिल होना इनके दौर का एक बड़ा चैलेंज रहा। इन्होंने अमेरिका के साथ तल्लुकात में तवाज़ुन रखने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया का रवैया सख्त रहा। खारजा पॉलिसी में चीन, सऊदी अरब और तुर्की से तल्लुकात मज़ीद मजबूत किए गए। इन्होंने अपनी तनख्वाह से इनकार किया, खुद को नवाज शरीफ के विजन का तसलसल करार दिया। इन्होंने 2018 के आम इंतखाबात
इंतखाबात की तैयारी कराई और असम्बली की मुद्दत मुकम्मल करके इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले किया। इमरान खान दौरे हुकूमत 18 अगस्त 2018 تا 10 अप्रैल 2022। जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान ने 22 साल सियासी जदोजहद के बाद 2018 के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और वज़ीर आज़म बने। इनका नारा नया पाकिस्तान, एहतसाब, करप्शन का खात्मा और रियासत मदीना के असूलों पर मबनी निज़ाम था। इन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में सादगी अपनाई, बड़े वक़ार से इनकार किया और अखराजात काम किए। इनके दौर में एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड स्कीम जैसी फलाई मंसूबे शुरू किए गए। खारजा पॉलिसी में इन्होंने तुर्की, चीन और सऊदी अरब से मजबूत तल्लुकात बनाए और कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उजागर किया। 2019 में भारत के साथ कशीदगी के दौरान पायलट अभिनंदन की वापसी के फैसले को आलमी सतह पर सराहा गया। करप्शन के खिलाफ एहतसाब के वादे पर कई अपोजिशन रहनुमा गिरफ्तार हुए, जिस पर सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के इल्ज़ामात भी लगे। मईशत के संभालने के लिए IMF से कर्ज लिया, मगर महंगाई और रुपये की कदर में कमी और बेरोज़गारी ने आवाम को परेशान किया। इनके दौर में कोरोना वायरस की आलमी वबा आई, जिसका मुकाबला करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन और एहसास एमरजेंसी कैश स्कीम शुरू की गई। अदलिया फ़ौज से तल्लुकात इब्तिदा में अच्छे रहे, लेकिन वक़्त के साथ कशीदगी में बदल गए। 2022 में अपोजिशन ने इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई, जिसके नतीजे में वो वज़ारत उज़्मा से बरतरफ कर दिए गए और वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने जिन्हें पार्लियामेंट ने ऐनी तरीके से ओहदे से हटाया। शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत 11 अप्रैल 2022 تا 14 अगस्त 2023। जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। शहबाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म बने। ये दौर कसीरुल जमाती इत्तेहाद पर मुश्तमिल था, जिसमें पीपल पार्टी, JUI और दीगर जमातें शामिल थीं। इन्होंने कौमी इत्तेहाद के नज़रिए के तहत हुकूमत संभाली, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम शुरू से ही गालिब रहा। मईशत संगीन बहरान का शिकार थी, रुपये की कदर मुसलसल कम हो रही थी और ज़र मुबादला के ज़ख़ायर ख़तरनाक हाथ तक गिर गए। IMF के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की गई और सख्त शराइत, महंगाई, सब्सिडी ख़त्म होने से अवामी मुश्किलात बढ़ गई। इन्होंने सैलाब 2022 के दौरान मुल्क भर का दौरा किया और आलमी सतह पर इमदाद के लिए आवाज़ बुलंद की। हुकूमत ने सेहत कार्ड स्कीम को मदूद कर दिया और बहुत से PTI मनसूबे बंद रखे गए और इनके दौर में इमरान खान के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात कायम हुए और PTI के साथ सियासी माजराई कायम की गई। इमरान खान पर कातलाना हमला नवंबर 2022 और बाद 9 मई 2023 के वाक़यात ने मुल्की सियासत को मज़ीद अदम इस्तेकाम का शिकार कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात और पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को नाकामी का सामना रहा। शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पर तल्लुकात की बहाली की कोशिश की, ख़ुसूसन चीन, सऊदी अरब, तुर्की और IMF से। 14 अगस्त 2023 को इन्होंने कौमी असम्बली तहलील करके हुकूमत निगरान वज़ीर आज़म को सौंपी। शहबाज शरीफ दूसरा दौर 4 मार्च 2024 ताहाल। जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के बाद किसी जमात को वाज़ेह अक्सरियत न मिली और मुस्लिम लीग नून ने पीपल पार्टी और दीगर जमातों से मिलकर हुकूमत बनाई। शहबाज शरीफ को दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। आसिफ ज़रदारी दोबारा सदर बने। इनके इब्तदाई अय्याम में सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी बहरान था। महंगाई, रुपये की बेकदरी और कर्ज़ों का बोझ। शहबाज शरीफ ने IMF के साथ नए मुआहदे मुज़ाकरात का आगाज़ किया और टैक्स निज़ाम को मज़ीद सख्त बनाने का अंदिया दिया। इन्होंने तरक्याती बजट में कटौती, गैर ज़रूरी अखराजात को कम करने की हिदायत दी ताकि माली नज़म व नस्क बरकरार रखा जा सके। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से माली इमदाद, सरमायाकारी की नई यकीन दहानियाँ हासिल की गईं। इन्होंने यूथ प्रोग्राम, रोज़गार स्कीम और संतों की बहाली जैसे इक़दामात का ऐलान किया। इमरान खान और इनके साथियों के खिलाफ मुकदमात, सज़ाओं का सिलसिला जारी रहा, जिस पर बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। खारजा पॉलिसी में अफ़ग़ानिस्तान, ईरान, इराक़, भारत, चीन से तल्लुकात मुतवाज़न रखने की कोशिश जारी रही और हुकूमत ने सूबा बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के लिए अलहदा तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। तलीमी इस्लाहात, डिजिटल पाकिस्तान, ग्रीन एनर्जी मंसूबे भी दोबारा शुरू करने की बात की गई। ये थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, कुछ तरीक़ साज, कुछ मुतनाज़े, कुछ भुला दिए गए। कौन सा वज़ीर आज़म आपके नज़दीक सबसे मौसर रहा, कमेंट में ज़रूर बताइए।